एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर सुष्मित कुमार और हम बात कर रहे हैं इनके विवादास्पद किताब पर। और विवादास्पद इसलिए क्योंकि इस देश में गांधी को लेकर अगर कुछ लिखा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर विवाद होना, क्योंकि गांधी इस देश के रग रग में समाये हुए हैं और इस देश की राजनीति में भी महात्मा गांधी का बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे हाथ में जो किताब है डॉक्टर सुष्मित, उसके लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और 2 भाग में हमने चर्चा की है और अब तीसरे भाग की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इस भाग में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में अब तक अन्य लोगों की जो भूमिका थी उस पर हमने बात की, और अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ, तो सबसे पहले डॉक्टर सुष्मित की प्रतिक्रिया चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस पर, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर। डॉक्टर सुष्मित। हाँ, देखिए, मैं पहले उनकी जीवनी के बारे में कहूँगा। वो शुरू से ही क्रांतिकारी रहे हैं। वो जब कॉलेज में पढ़ने गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो वहीं पे एक थे अंग्रेज प्रोफेसर। वो अंग्रेज प्रोफेसर जो थे भारतीय को देखना नहीं चाहते थे। उनसे हाथापाई उनकी हो गई, जिससे कि उनको सुभाष बोस को निकलना पड़ा। लेकिन किसी तरह से वो इंग्लैंड गए, वहाँ पर आईसीएस वो परीक्षा पास की जी। फिर लेकिन वो रिजाइन दे दिए। अब जो है भारत आए, कांग्रेस ज्वाइन किए। कांग्रेस में वो वामपक्षी जो था दल, उसके लीडर बन गए। और जो थे वो शुरू से ही चाहते थे कि स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन के लिए करें, लेकिन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे स्वतंत्रता मिले, मतलब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो। और फिर 1934 में जो है कांग्रेस में एक दल हुआ, सोशलिस्ट फैक्शन, जिसके लीडर जयप्रकाश नारायण वगैरह थे। उन्हीं के चलते 1938 में तो बनाए ये गांधी जी उनको प्रेसिडेंट। लेकिन 1939 में वो इलेक्शन में अपने ही मन से खड़े हुए, जबकि स्वतंत्र गांधी जी नहीं चाहते थे। वो इलेक्शन जो जीते वो वामपंथी दलों के चलते जीते। लेकिन गांधी जी ने उनको अपना गुट के साथ मिलके उनको हटा दिया जी। फिर वो लेकिन छद्म रूप से भाग के चले गए जर्मनी। फिर जर्मनी से वो सबमरीन के थ्रू आए। तो उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि कोई भी अगर स्वतंत्रता सेनानी होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब शुरू हुआ 1939 सितंबर में, तो वो उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ता, स्टार्ट करता इंडिया में। कि जब ब्रिटेन को लड़ना पड़ रहा है दोनों ओर, यूरोप में और ईस्ट में जापान से, तो उसी समय बाहर से भगाए जाए। इन गांधी जी स्टार्ट नहीं किए। 1940 में गांधी जी ने कहा साफ कि वी डू नॉट सीक इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटेन्स रूल, दिस इज नॉट द वे ऑफ वायलेंस। कि ब्रिटेन जो है वो रियून हो रहा है जी। हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन वायलेंस के खिलाफ है। और किस किताब से है? सुभाष चंद्र बोस की किताब है। नेहरू जी ने भी वही कही। तो गांधी जी क्यों बदल गए? जो 1942 में स्वतंत्रता से संग्राम छोड़ा उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये तो हम लोग सुनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किया है, लेकिन एक्चुअली ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था। ये जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, नेहरू और गांधी फैमिली जो है हम लोग की 60-70 साल से जो है, वो लोग ठीक से हम लोग का इतिहास नहीं लिखे हैं। वो करप्टेड हिस्ट्री है। वो जो है 2 पेज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जी। जो है, मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, लिंक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, वेबसाइट पे है। वो लिंक कीजिएगा, जो 4-5 पेज का है। ये एक है और दूसरा ये है। ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिक्लासिफाइड है, 1942 का है। ये क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेड मारा जब कांग्रेस, ये गांधी जी ने पारित किया 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का। तो ब्रिटिश राज की पुलिस 1942 में रेड मारी कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। तो गांधी जी के हैंडराइटिंग में पकड़ा गया। और वो था कि वो एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट का नहीं था, वो वेलकम टू जापानीज एम्पायर था, जापानीज एम्पायर था।
क्योंकि गांधी जी को लगा, ये गांधी जी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, गांधी जी को लगा कि जापान एंड जर्मनी जीत जाएगा, सॉरी जर्मनी जीत जाएगा। इसलिए वो शुरू किए क्विट इंडिया मूवमेंट। वो इसलिए नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर को हटाने के लिए। उस समय क्या हुआ था, जो था 1942 में के मिडल में हिटलर सारा यूरोप जीत गया था। वो जो था रूस में लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद को पूरा घेर चुका था। आपके अफ्रीका में घुस गया था वो हिटलर, और इधर जो है ईस्ट में जापान, आपके ये इसमें बर्मा जीत गया था जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, और जो है यहाँ पे सिंगापुर में जीत गया था। और इम्फाल के बॉर्डर से आजाद हिंद फौज के थ्रू इंडिया में घुस रहा था। तो गांधी जी को लगी कि कहीं आजाद हिंद फौज के साथ जापान जो है इंडिया को आजाद कर दिया तो हिस्ट्री में कहीं रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। ये जो है, आप लिंक पे वेबसाइट में जाइएगा, आपके वेबसाइट पे मुझे एक लिंक मिला, हिटलर नॉट गांधी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज फ्रीडम। नो, वो पुरानी है। अच्छा, ये जो है मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, और मेरे बुक में भी है वेबसाइट का लिंक। ये जो है वेबसाइट जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। ये दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिक्लासिफाइड, जो पहले गोपनीय था जी, अब जो है वो 5-6 पेज का दोनों है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी पहले हम लोग के साथ सहयोग करते थे। किसके साथ? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग करते थे। अब वो लोग सहयोग करना बंद कर रहे हैं, और ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गांधी को लग रहा है कि जर्मनी और जापान जीतेगा। तो इसलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हैं, और उनका जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था वो प्रो जापानीज एम्पायर था। ये चीज आप इतिहास में कहीं नहीं पढ़िएगा। ये ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सुष्मित जी, एक चीज, अभी जो इन 3 खंडों में बातचीत हमने की, आपने महात्मा गांधी के भी बारे में काफी कुछ कहा और अब भी ये कुछ कह रहे हैं, तो ये अगर वाकई महात्मा गांधी की इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ होगी तभी तो वो इस तरह से कह रहे हैं, जबकि पूर्व में आप कह चुके हैं कि उन्हें इस तरह की समझ नहीं थी। तो समझ इसलिए बदल गई कि उस समय तो खुलेआम था कि हिटलर सारा यूरोप जीत गया था। आपके रूस में घुस गया था, पूरा घेर लिया था स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद, अफ्रीका में घुस गया था, पूरा जीत रह गया था। इधर जो था ईस्ट में आपका बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जी, जो था जापान जीत गया था ब्रिटेन से। तो गांधी जी को लगी कि जब जो है जापान जो है घुस जाएगा इंडिया में, तो अगर जापान आजाद कर लिया इंडिया तो गांधी तो हिस्ट्री में कहीं नहीं रहेंगे, गांधी हिस्ट्री से गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था जी। ये साफ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का वेबसाइट है वो कह रहा है। मेरे बुक में मेरा एक भी लाइन नहीं है। तो यही है क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर मैं कहूंगा तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना और इंडियन नेशनल आर्मी पर भी आपने एक अलग से चैप्टर तैयार किया है, तो इसके बारे में भी हम चाहेंगे थोड़ी। तो देखिए, इसमें मैं कहूंगा कि जब आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी के थ्रू जर्मनी से आए तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का लिया। फिर आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई जिसका हेडक्वार्टर था सिंगापुर में। द्वीप पर भी आया, अंडमान निकोबार द्वीप पर भी उन्होंने आया, स्वराज उसको द्वीप नाम दिया। वो आजाद हिंद बैंक भी बना, उसका अपना सिक्का था, सब कुछ था। वो अपने भी लड़ने आए। यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं है कि अगर गांधी जी ठीक में ना नेहरू जी क्रांतिकारी होते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय शुरू हुआ था, अगर वो लोग ठीक में एक आंदोलन करते तो हम लोग को आज़ादी मिलती। क्योंकि उस समय जो था ब्रिटेन सारे सैनिकों को ले गया था इंडिया से ईस्ट में लड़ाने, और वेस्ट में इंडिया में सैनिक था ही नहीं, बहुत ही कम था। लेकिन क्या हुआ, जब जो ये जीत गया जापान आपके सिंगापुर मलेशिया में, तो 2 लाख अमेरिकन सैनिक आया था हम लोग के यहाँ इंडिया में। ये लोगों को मालूम नहीं है।
वो लोग जाके चाइनीज सैनिक को रामगढ़ बिहार में ट्रेनिंग दिया है। ये भी यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। रामगढ़ कैंट है बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। वहाँ पर चाइनीज सैनिक थे, चांगकाई शेक का वहाँ ट्रेनिंग दिया है। तो अमेरिका भी बम गिराया है इम्फाल बॉर्डर से, जब सुभाष चंद्र बोस की सेना जब घुस रही थी, तो वो भी जो है हारने का एक कारण है कि आजाद हिंद फौज नहीं घुस पाई। तो ये चीज मैं नहीं कहता हूँ, ये चीज यहाँ है। बिहार ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ये क्या कहते हैं, डिक्लासिफाइड ट्रांसफर ऑफ पावर 1942 वॉल्यूम 6 जी 1400 पेज का है, इसमें है मेंशन। और इसमें जो है हम लोगों को आजादी क्यों मिली, देखिए मैं शॉर्ट में कहूंगा, ये आजादी मिली कि सुभाष चंद्र बोस और ये जो है आए ने आजाद हिंद फौज बुरी तरह हारी। लेकिन क्या हुआ कि 1900 जो ब्रिटेन जो लड़ाया था, किसको लड़ाया था? इंडिया से ही इंडियन जो था सैनिक उसको ही ले जाके यूरोप में लड़ाया था, फिर जाके अफ्रीका में लड़ाया था, सिंगापुर में लड़ाया था, इंडोनेशिया, मलेशिया में। ऐसे तो कहने को ब्रिटिश आर्मी थी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में भी इंडियन था। तो जब सेकेंड वॉर में जापान हारा जी, तो जापान सरेंडर किया। तो जापान के साथ जो है आजाद हिंद फौज भी सरेंडर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में, सितंबर 1945 में। तो उसके साथ आजाद हिंद फौज जो सरेंडर की, तो किसके सामने सरेंडर की? ब्रिटिश आर्मी के सामने। तो ब्रिटिश आर्मी में कौन था? इंडियन आर्मी थी, इंडियन। तो जब आजाद हिंद फौज जो इंडियन के सामने जो सरेंडर की, तो इंडियन जो सुना कि कैसे आजाद हिंद फौज लड़ी इम्फाल और बर्मा के बॉर्डर पर, और कैसे आजाद हिंद गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस का 2 साल था उस एरिया में, और कैसे आजाद हिंद बैंक था, उसका सिक्का था, तब इन लोगों में चेतना जगी। और एक और ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ, इंडियन IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वो रास बिहारी बसु का था। रास बिहारी बसु थे जो कि एक गदर सेना थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जी। जब वो फेल्योर हो गया तो वो चले गए थे जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्हीं की वो लीग थी। वो एक बुकलेट बना के जितने थे वो इंडियन ही ब्रिटिश आर्मी में, उनमें बंटवा दिए 30-35 पेज का। तो इन लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागी। तो ये लोग जब आने लगे लौट के इंडिया जी, जो एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर के अंत में, तब ब्रिटेन को पता चला कि नहीं, भयानक जो है ये सैन्य विद्रोह की संभावना है। और ये चीज इसमें लिखा हुआ है डेट वाइज। ये डिक्लासिफाइड है, ये मेरा नहीं कहना है, इसमें है। और इसमें अगर पढ़िएगा तो देखिए, पढ़िए आप ही ये दोनों पैराग्राफ। The following December 22, 1945 letter from General Commander-in-Chief of the Indian Army to Chief of Staff shows the reason why the Britain suddenly decide to give independence to India. ये suddenly यहाँ थोड़ा क्योंकि मालूम नहीं था ब्रिटेन को ये होने वाला है। जो सरेंडर जापान सरेंडर किया, अब ब्रिटेन को ये नहीं मालूम था कि ये सडनली होगा। मतलब ये जो आंदोलन चल रहा था कांग्रेस की ओर से, वहां पर आंदोलन था ही नहीं उस समय। तो उन्हें आप फ्रीडम फाइटर नहीं मानते ना? उस समय तो कुछ 45 में जो चूंकि क्या हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सबको तो जेल में ठूस दिया लीडर को। ये लोग तो अहमदनगर फोर्ट में थे। गांधी जी तो जो ये थे एक ये जो आगा खां पैलेस में थे, वो तो पैलेस में उनको रखा था। पैलेस का जो ये था रेंट 12,000 रुपया पर ईयर था। वो जो था 16 रूम का था, चांडिलियर लगा हुआ था। उनको तो केवल 4 था आदमी और उनके 16 खानसमा था वहाँ उनके लिए, उनको पैलेस में रखे हुए था। तो 3 समझिए 42-45 3 साल वो लोग जेल में थे, कोई मूवमेंट था ही नहीं। 45 में कांग्रेस का कोई मूवमेंट नहीं था। तो मतलब ये सिर्फ है कि सुभाष चंद्र बोस और जो सैन्य विद्रोह का एक अंदेशा जगा, उसके कारण ब्रिटिश को मजबूर होना पड़ा।
नहीं, उन उसके चलते ब्रिटेन मजबूर हो गया, क्योंकि इंडिया में मूवमेंट नहीं था। ब्रिटेन को क्या लगा, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत में जब मैंने कहा कि आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी या भारत, ये जो आजाद हिंद फौज जी जब सरेंडर किया, कोई जापानीज, बिल्कुल, वो भारतीयता की जो भावना होती है वो है। तो आप इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की क्या भूमिका देखते हैं? जीरो, क्योंकि ये नहीं, इनका भी कहना है, जो थे हम लोग को जो ये आजादी दिए, हम लोग को आजादी का डिसीजन जो लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली, वो बाद में आए आजादी देने के 47 के बाद, गवर्नर ऑफ बंगाल में के साथ रहे कलकत्ता में। वो साफ बोले कि गांधी जी का जो था जीरो। वो साफ बोले कि वो आजादी दिए नेताजी के चलते। ये आप पढ़िए। तो ये आपकी किताब में भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू हिम दैट सिंस गांधी's क्विट इंडिया मूवमेंट हैड trapped off quite some time ago and in 1947 no such new compelling situation had arisen that would necessitate a hasty British departure. Why did they have to leave? सवाल ये एटली के समक्ष पूछा गया था गवर्नर और पूछे, उन्होंने इसका जवाब दिया। जवाब क्या था, पूछिए, देखिए। तो आप इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में शुरू से अभी तक और कांग्रेस की भूमिका की तो आपने खुलकर बात कर ली, और अब महात्मा गांधी की भी भूमिका को आप सीधे जीरो करार दे रहे हैं। हालांकि मेरी नहीं है, क्लेमेंट एटली बोले हुए हैं। बिल्कुल, और आपकी किताब में भी है, 50 चैप्टर्स हैं इसमें और 778 रेफरेंस हैं, यानी कि आपने 778 जगहों से वो जानकारियां इकट्ठा की है और इस किताब में संग्रहित किया है। इस बात की कितनी विश्वसनीयता है कि हर जानकारी पुख्ता है, सही है, टू द फैक्ट है, टू द पॉइंट है? वो पेज नंबर किताब में देख सकते हैं। ये क्लेमेंट एटली ने कहा है गवर्नर को कि नेताजी के चलते जो था बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था, इसी के चलते। क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पे इसमें देखिए, उनका हम पढ़ के सुनाते हैं। ये जो है, कहाँ गया वो, यही है वो, हाँ देखिए, उनका जो ये है नवंबर 24, 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके 4 महीने बाद यहाँ के कमांडर इन चीफ ने भेजा, ब्रिटिश आर्मी के नहीं, इंडियन आर्मी के, दिल्ली से लंदन टेलीग्राम, अगर इंडियन फोर्स इन लोगों को सीज कर देती है, मतलब कि सहायता करना बंद कर देती है, तो इंडिया में कंट्रोल करने के लिए फिर से ब्रिटेन को इतनी सेना लानी होगी जितनी कि इंडिया को फिर से हम लोगों को ये करने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए इतनी सेना लानी होगी। और इन लोगों को डर क्या था, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में दिल्ली में और कानपुर में, दिल्ली में मुस्लिम जो थे ये सब सोल्जर, बहुत सारे गोरे लोगों को कत्लेआम कर दिया था। और कानपुर में जो थे नाना पेशवा जो थे, बहुत सारे गोरे लोगों को कत्लेआम कर दिया था। यही इन लोगों को डर था कि अगर सैनिक विद्रोह हुआ तो उस समय 1,35,000 गोरे लोग थे इंडिया में, उसमें 1 लाख तक मारे जा सकते हैं। तो इसमें मेंशन है, देखिए, इफ डिस्टर्बेंस हैज स्टार्टेड एंड इंडियन आर्म फोर्स, ये मेरा नहीं है, इसमें है, ये डिक्लासिफाइड है, इसमें है 1400 पेज का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फॉलोइंग December 22, 1945 लेटर फ्रॉम जर्मन औचनिक कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी टू चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिटेन, इसमें लिखा हुआ है, if disturbance have started and Indian armed forces generally or in part have proved unreliable or actively hostile, situation is completely different. In this case, British formation would have to require to land at whatever port would be kept open or be prepared to fight their way inland to restore and protect the operate railway communication. They would therefore have to be accompanied by necessary technical units, including railway operating units.
मतलब जो भी उनके कब्जे में वो हाथ से निकलता जा रहा था, ये उन्हें एहसास हो गया था। हाँ, उनका था कि अगर यहाँ इंडियन फोर्सेस हम लोगों को सहायता नहीं करेगा तो ब्रिटेन से जो फोर्स आएगी उसमें रेलवे चलाने के लिए भी इंजीनियरिंग लाना होगा, क्योंकि वहां तो पोर्ट पढ़ने उतरेगा। उस समय तो हवाई जहाज नहीं था, C-27 और ये सब नहीं था कि दिल्ली में आके उतार देगी। वो तो पानी वाले जहाज से आएगा, तो पोर्ट में भी लड़ना होगा घुसने के लिए। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं और इन बातों को विस्तार से जानने के लिए इसमें तो करीब 1000 से अधिक, 1500 से अधिक पन्ने हैं और कई अंक हैं, लेकिन अगर सबका अंश आपको जानना है, सबका निचोड़ आपको जानना है, तो वो आपको मिलेगा डॉक्टर सुस्मित कुमार के गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। सुस्मित जी, वक्त का अभाव है, लेकिन चलते चलते अंत में आपकी एक बार फिर से प्रतिक्रिया चाहेंगे। हालांकि शुरू में आपने इस पर प्रतिक्रिया दी है, संक्षिप्त टिप्पणी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 100% गलत है ये। जो 60 साल नेहरू खानदान की रही है, उनके सरकारी और जो है हिस्टोरियन, कोर्ट हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखे हैं, सारी गलत है, मैं यही कहूंगा। चलिए, तो कुछ फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो आपके लिए ये किताब है गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और आप गूगल पर सिर्फ डॉक्टर सुस्मित कुमार लिखेंगे तो सीधे इनके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कैसे आप किताब अपने पास मंगा सकते हैं वो भी इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुस्मित, अपनी किताब पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।